सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है 11th का भौतिक विज्ञान का जो है प्रश्न बैंक जो एमपी बोर्ड के द्वारा पोर्टल पर डाली गई है, उस पोर्टल पे जो डाली गई क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम आज एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, हल सहित। यानी आप जो फिजिक्स से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होगी, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम एक ही वीडियो में हम उसको अपलोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि फिजिक्स संबंधित हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। साथ में एनसीईआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के द्वारा लिए गए प्रश्न है। तो एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो पैटर्न है उसके लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। एक प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका जो मान होता है, इसको यदि अपन हल करते हैं दूरी को, तो 9.4 से 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक एएमयू बराबर होता है, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसका जो द्रव्यमान होता है वो एएमयू के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। और इसका जो मान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉन है, एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है हमारे पास में ध्यान रखना, एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखना अपने को। फिर संख्याओं 0.003553, 0.0530 और 0.530, इसमें सार्थक अंक का बताना, सिग्निफिकेंट नंबर बताना कितने होंगे। देखो, जब भी कोई दशमलव आता है उसके बाद यदि जीरो आ जाती है तो उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो इसमें 2 जीरो आ गए तो इसको हटा देना। तो पहला कितने अंक बच रहे? 2। तो पहला सार्थक, पहली संख्या में सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। दूसरे में देखो ये जीरो है, पॉइंट के बाद ठीक जीरो, इसको हटा देना। कितने अंक बच रहे? 3। फिर तीसरे में देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे भी 3 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 3 3, यानी पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, 2 3 3 वाला। नेक्स्ट हमारे पास में है विमीय रूप से सही संबंध है। विमीय रूप से जो सही संबंध हम देखेंगे कि सही सूत्र कौन सा है। देखो, के मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ रखा है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है के बराबर, हमारे पास में जो के बराबर होता है 1/2 mv का वर्ग होता है। अब देखो के समानुपाती, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो समानुपाती लग जाएगा, के समानुपाती mv का वर्ग, यानी ये वाला सूत्र सही होगा विमीय रूप से, क्योंकि गतिज ऊर्जा की विमा और mv स्क्वायर की विमा, दोनों की विमा बराबर होगी। यदि विमान रखें हम तो गतिज ऊर्जा की विमा ml स्क्वायर t-2 होती है, और यदि इसकी विमा रखें हम m की द्रव्यमान की m और l की lt-1 रखें हम, तो ये विमा भी क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर t-2 होगी। तो ये वाला जो फार्मूला है वो सही है, बाकी जो है 4 ऑप्शन जो दिए वो गलत है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है कि किसी भौतिक राशि निम्नानुसार संबंधित कीजिए। तो इसमें हमारे पास में जो है मान हम देखेंगे कि इसका जो मान होगा वो हम निकालेंगे। तो मान जो है हमारे पास में कितनी त्रुटि सीमा होगी अपने को इसमें बताना है। तो त्रुटि सीमा निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि ए स्क्वायर जो होता है ये घात को नीचे उतार लेना। तो इसकी मानो पी की त्रुटि सीमा निकालते, इसका फार्मूला क्या रहेगा, डेल्टा p/p इक्वल टू 2 को नीचे उतार लेना, 2 डेल्टा a/a प्लस यहाँ घात कितनी है 1, तो 1 को नीचे उतारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा b/b प्लस ये 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 को नीचे उतार लेना, डेल्टा c/c। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके जो भी घात होती है उसको नीचे उतारना, ध्यान रखना। कहीं स्क्वायर है तो 2 को नीचे उतार लो, यहाँ घात 1 है तो 1 को नीचे उतार लो, यहाँ अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 को नीचे उतार लो। अब इनकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा a/a, डेल्टा a/a 1% दे रखी है, ए बी सी में इनके जो मान दे रखे हैं वो 1%, 2%, 3%, इसको 2 लिखना, डेल्टा a/a 1% लिखना, 1 लिखना, प्लस डेल्टा b/b 2% लिखना, 2 प्लस 1/2, डेल्टा c/c 4% लिखना, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2
+2 यानी 6 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सेकंड वाला जो है हमारे पास में, इसमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन कैसे निकालेंगे, ये सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में चेंज करना। तो अपने को मालूम है कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर का जो मान होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर का मान कितना आ जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ घात 3 दे रखी है, तो घात 3 चढ़ा दो, मीटर की घात 3, इधर भी 3 चढ़ा दो, मीटर की घात 3। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की घात 6। 100 को 3 बार लिखेंगे, 1/100 गुणित 1/100 गुणित 1/100, 3 बार लिखना, ध्यान रखना। तो ये ऊपर जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात -6 मीटर की घात 3। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी। तो चाल जब भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर पर आवर्स में, ये किलोमीटर पर आवर्स से दे रखा, अपने को सेकंड और मिनट में मीटर में चाहिए। तो जब भी इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है कि 18 किलोमीटर पर आवर्स है, ध्यान रखना 18 किलोमीटर पर आवर्स, इसको यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 5/18। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो ये 1 सेकंड का पूछा था, इसलिए 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यदि सेकंड का एक सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है तो 5 मीटर हो जाएगा। तो जब भी किलोमीटर पर आवर्स आए तो उसको 5/18 से गुणा कर देना, तो 18 से 18 कैंसिल। कोई से प्रश्न में 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इसका उत्तर आ जाएगा। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अपने को पता है। मीटर को सेंटीमीटर बदलो, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10⁻²। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिखो, सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1000 गुणित 10 की घात 4, 2 बार लिख लेना इसको, सेकंड की घात -2। तो 2 2 4 और 3 7, 10 की घात 7 हो जाएगा। 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ग्रह, तारों आदि की दूरियों को अप्रत्यक्ष विधि या लंबन विधि भी कहते हैं इसको, या लंबन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लंबन विधि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा के औसत तिथि 1 सेकंड का कोण बनाती है, अंकित करती है, पारसेक कहलाती है। पारसेक कहलाती है, पारसेक। ये पहले यूनिट के होगा, अब हम सेकंड यूनिट में आएंगे। सेकंड यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक गेंद को ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर उसका त्वरण कितना होगा। देखो अधिकतम ऊंचाई पर वेग तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा, और यहाँ आते आते वेग 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे गिरने लगेगी। त्वरण हमेशा नीचे क्यों लगेगा, कितना लगेगा, पृथ्वी का त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक वस्तु स्थिति समीकरण दे रखा है, यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास में दे रखा है 2t² प्लस 2t प्लस 5। तो त्वरण निकालना, त्वरण कैसे निकालेंगे, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान दिया है 2t का वर्ग प्लस 2t प्लस 5। अब पहले इसका विस्थापन का दिया मान, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वेग निकालेंगे, वेग के बाद त्वरण। तो इसका अवकलन कर देंगे dx/dt। जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 को नीचे उतार लेना, ये अवकलन का सूत्र होता है 2, और t में से 1 कम कर देना, प्लस 2 dt से dt कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर एक बार और करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4t प्लस, एक बार और अवकलन करेंगे तो d2² का स्क्वायर, ये कहलाता है त्वरण। जब डबल समाकलन करते हैं तो त्वरण कहलाता है, और सिंगल समाकलन करते हैं तो वेग कहलाता है। तो इसका समाकलन करेंगे 4t का, t से t कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जब भी विस्थापन दिया तो एक बार अवकलन करो, वेग निकलेगा, दूसरी बार अवकलन करो तो त्वरण निकल आएगा। मुक्त रूप से गिरते हुए किसी वस्तु द्वारा तय की गई समय से संबंध होता है, तो
तो हमने पढ़ा था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा था। फ्री फॉल मतलब इनिशियली वेलोसिटी उसकी जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो एस समानुपाती टी का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर एस की जगह एक्स दे रखा है, तो एक्स समानुपाती टी का वर्ग का सही संबंध किया जाएगा। निम्न से सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशि देखो, त्वरण सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल सदिश राशि है और संवेग सदिश राशि है। बाकी इसमें जैसे दाब अदिश राशि है हमारे पास में, जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि है, इसमें दाब अदिश राशि है। तो केवल ये सही संबंध है, बाकी सब गलत है। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणाम का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के बराबर तथा निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसमें 360 डिग्री कोण बनेगा। किन्हीं दो सदिशों के निम्न कथन कौन सा कथन सत्य है, ए प्लस बी का परिणाम ए माइनस बी के परिणाम से अधिक होगा। देखो दोनों का जोड़ इससे तो अधिक ही होगा, दोनों का योग ए से भी अधिक होगा, ए माइनस बी का परिणाम सदैव ए से कम होगा, ए से कम होगा क्योंकि इसमें बी माइनस हो रहा है। मतलब तीनों कथन सत्य है, ध्यान रखना, तीनों कथन सही है, ये तीनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें सत्य कथन पूछा था, असत्य कथन आना चाहिए यहाँ पर, असत्य कथन, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों सत्य, ध्यान रखना। दो सदिशों ए और बी के मध्य कोण का परिणामी किसके द्वारा दिया जाता है, तो हमने पढ़ा था सूत्र R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास परिणामी देने का फार्मूला होता है, जिसकी सहायता से दो सदिशों का परिणामी हम निकाल सकते हैं। यानी ये ऑप्शन सही है हमारे पास। फिर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होता है। यदि ज्यादा दूरी तक किसी वस्तु को फेंकना है तो कोण का मान कितना होगा, अपने को बताना। देखो यदि अधिक ऊंचाई पर फेंकना तो 90 डिग्री से फेंकेंगे, और यदि ज्यादा दूरी तक फेंकेंगे तो 45 डिग्री के कोण से अपने को फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होता है। देखो क्षैतिज परास के लिए 40 और 50 दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो जो भी एंगल होगा वो दोनों के लिए बराबर आता है। तो जैसे 90 में से 50 माइनस किया तो 40 माइनस किया तो 50, यानी दोनों का योग 90 डिग्री होगा, उसके लिए क्षैतिज परास समान होगी, ध्यान रखना। लास्ट अदिश राशि वह है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। अदिश राशि की बात करें, अदिश राशि संरक्षित रहती है। देखो अप्रत्याश संघटन हमने पढ़ा, उसमें ऊर्जा जो थी वो संरक्षित नहीं रहती है, यानी ये कथन जो है वो सही है, गलत है। मतलब कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे ताप निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ताप अदिश राशि होती है, ऋणात्मक भी होती है, विमाहीन होती है। जैसे लंबाई हमारे पास अदिश राशि है, अदिश है, लेकिन इसकी विमा होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। उन सभी दर्शकों के एक मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। अब मान लो कोई वस्तु अलग अलग लंबाई के, मान लो 5 मीटर है, अब इसको एक्स अक्ष से देखो या वाई अक्ष से देखो या जेड अक्ष से देखो तो उसका मान तो हमेशा 5 मीटर ही रहेगा, यानी ये वाला कथन इसका सही होगा, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास में है समतल सड़क पर किसी कार का वेग समान बनाए रखने के लिए। देखो यदि वेग एक समान है इसका मतलब कोई बल उसका लग रहा है, क्योंकि घर्षण बल उसके बल वेग को कम कर देता है, तो उसके वेग को एक समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट बल गति की दिशा में लगाना पड़ेगा। मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके उपयोग से सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण में बदल जाता है। लोटनिक घर्षण मतलब जिसमें घर्षण बल कम हो जाता है, लुढ़कते हो जाती है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। 1 किलोग्राम पत्थर को 1 मीटर धागे से बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर पर सेकंड वेग से रेखीय वेग से प्रति मार्ग में घुमाया जाता है, तो धागे में तनाव होगा, तनाव मतलब फोर्स F। इसका फार्मूला होता है F²/R। अब इसमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम दे रखा है, 1 की जगह 1 रख देंगे, वेग दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर लंबा धागा है, तो आंसर में कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 न्यूटन, इसका आंसर सही हो जाएगा। एक समान चाल से वृत्तीय गति करते किसी पिंड की गति होती है, एक समान वेग से गति करेगी वो, यदि वृत्ताकार पथ एक समान चाल से चल रही है। बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग, ये उपस्थिति दे रखा है, अनुपस्थिति नहीं, एक चीज ध्यान रखना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग हमेशा नियत होता है, यदि अनुपस्थिति आती तो नियत होता, लेकिन यदि
बल लग रहा है तो बल की दिशा में बढ़ जाता है। यदि बल लगाएंगे तो उसी दिशा में उसका वेग भी बढ़ जाएगा, वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ अनुपस्थिति दिया है, उपस्थिति दिया है, इसलिए कथन गलत है। यदि अनुपस्थिति में संवेग जो होता है वो नियत रहता है, लेकिन उपस्थिति में नियत नहीं होगा, उसकी बल की दिशा में उसका वेग बढ़ता जाएगा, इसलिए संवेग भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर से, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी लिख लेना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य, देखो घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। किसी वस्तु को हम धक्काते हैं, मान लो ये बल लगाते हैं, इस दिशा में बल लगाया तो घर्षण इस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव, विपरीत दिशा में होता है, इसलिए निगेटिव कार्य कहते हैं उसको, ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य, एक पूरे बंद परिपथ में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि संरक्षित बल के द्वारा कार्य किया जाता है वो शून्य होता है। अप्रत्यास्थ संगठन में गति ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा की हानि होती है, ध्यान रखना, नष्ट होती है, हानि। एसआई कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, पावर। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट, ये मात्रक ध्यान रखना। शक्ति, जिसके पास शक्ति होती है वो सबकी वाट लगा देता है, और जो कार्य होता है हमेशा मिलजुल कर करना चाहिए, उसको इस तरह से हम ध्यान रख सकते, याद रख सकते हैं। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करते है तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? तो पावर का फार्मूला भी मैंने बताया, W/T, W/T। W कितना है? 100 जूल, और समय कितना है? 10 सेकंड, तो 0 0 कर जाएगी 10 वाट, तो यहाँ आ जाएगा 10 वाट। असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। दृढ़ पिंड स्प्रिंग का नियतांक मृदु पिंड के नियतांक से अधिक होता है, यहाँ अधिक आ जाएगा। का मान दे रखा है 3i + 4j + 5k, और s के विस्थापन का मान दे रखा है 5i + 4j - 3k। तो अपने को कार्य निकालना, तो कार्य का फार्मूला होता है F.S, वर्क = F.S। F का मान ये है, और बीच में डॉट लगाना, और S का मान, S मतलब B, विस्थापन को S के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट या S। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करना? 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना, 3 5 या 15, 4 का 4 में करेंगे 14, 5 का -3 में करेंगे -15, तो -15 से -50 + 15 कट जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 यूनिट इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देखो जूल एसआई मात्रक होता है ऊर्जा का, ये एसआई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग भी होता है, और जब विद्युत पावर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ये भी मात्रक होते हैं। ये तीनों मात्रक होते हैं। मात्रक नहीं होता है, वाट नहीं होता, मतलब सही आंसर यह है, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है, पावर। ये बाकी गलत है तीनों, ये सही है। किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, देखो संरक्षित बल के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा जो होती है, कार्य जो होता है वो स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ये हमारे पास में यदि कार्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। संरक्षित बल के द्वारा यदि कार्य किया जाता है तो ऊर्जा भी बढ़ती है। अब इसमें ये दे रखा है कि अप्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहती है। देखो प्रत्यास्थ संघटन में तो संवेग और गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, लेकिन अप्रत्यास्थ संघटन में केवल संवेग संरक्षित होता है, ध्यान रखना, संवेग, केवल संवेग संरक्षित रहता है। जब कोई संरक्षित बल द्वारा वस्तु पर धनात्मक कार्य किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा, देखो धनात्मक कार्य हो रहा है तो धनात्मक कार्य हो रहा है मतलब स्थिति ऊर्जा निगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव है, निगेटिव आएगी, घटेगी। तो जब भी धनात्मक कार्य होता है तो स्थिति ऊर्जा माइनस में आती है, घटती है। नेक्स्ट, एक वस्तु निम्नलिखित वस्तु को ए से बी तक पहुंचाता है, तो अपने को बताना है कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। देखो सबकी ऊंचाई एक जैसी है, यदि वो समान ऊंचाई तक किसी वस्तु को पहुंचाता है तो कार्य भी या ऊर्जा भी समान लगेगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgA। यदि ऊंचाई समान है तो इनकी जो कार्य होता है W या स्थिति ऊर्जा जिसको हम कहते हैं वो भी समान होगी। तो चूंकि तीनों की हाइट सेम है, हाइट यदि सेम है तो कार्य भी सभी के लिए समान होगा।
नेक्स्ट हमारे पास कणों के निकाय की घूर्णन गति। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। कण की या घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी एक क्रॉस है। देखो दो सदिशों का यदि क्रॉस गुना होता है तो जीरो होता है, समान सदिशों, ध्यान रखना। एक जैसे सदिश है तो उसका क्रॉस जीरो होता है। ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर उसके बीच की दूरी नहीं बदलती है दृढ़ पिंड कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाता है, दृढ़ पिंड कहते हैं इसको, दृढ़ पिंड। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है क्या? नहीं होता है, या माइनस चिन्ह के साथ में होता है, ध्यान रखना ये माइनस चिन्ह के साथ पालन नहीं करता है। अदिश गुणा करेगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ध्यान रखना ये अदिश गुणा कहलाता है, लेकिन सदिश गुणा पालन नहीं करता है। ये करता है, ये अदिश गुणा कहलाता है और ये सदिश गुणा कहलाता है, ध्यान रखना दो। तो ये ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, मतलब पालन नहीं करेगा। घूर्णन गति में स्थानांतरित गति के संयोजन को लुढ़कन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उसमें घूर्णन गति भी होती है और वो स्थानांतरित गति भी होती है। तो एक चीज इसमें नोट कर लेना, इस गति को हम लुढ़कन गति कहेंगे। यहाँ लुढ़कन गति कर लेना, लुढ़कन गति। कि जैसे फुटबॉल क्या होता है, लुढ़कते हुए जाती है और आगे भी बढ़ती है। लुढ़कने मतलब घूर्णन गति, आगे बढ़ना मतलब स्थानांतरित गति, तो वो लुढ़कन गति कहलाएगी। किसी पिंड का वह बिंदु जिसके परितः पिंड का गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है उसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है I बराबर m r का स्क्वायर। m मतलब किलोग्राम द्रव्यमान और r मतलब दूरी, मीटर का वर्ग, तो किलोग्राम मीटर का वर्ग, ये आपने सही हो जाए। किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करना होता है, निर्भर करता है। उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। युग्म बनाने वाले बल आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता है। देखो इसमें उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करना होता है, ये ऑप्शन सही है। कोणीय संवेग का मात्रक, जो कोणीय संवेग होता है उसका मात्रक जूल इंटू सेकंड होता है और ये प्लांक नियतांक के मात्रक के बराबर होता है, ध्यान रखना दोनों के मात्रक एक जैसे होते हैं, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, जूल सेकंड भी होता है। एक पिंड दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन के लिए नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए और ए और बी दोनों आवश्यक है, तो दोनों आवश्यक है, इसमें ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारे पास ये यूनिट के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास गुरुत्वाकर्षण, सातवें गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा है मात्रक। गुरुत्वीय नियतांक का जो मात्रक होता है इक्वल टू होता है जी m1 m2 बटे r का वर्ग या d का वर्ग। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। इससे हम g का मान निकाल लेंगे और इसका मात्रक भी लिख लेंगे। g बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर दो, f इंटू डी का वर्ग बटे m1 m2। F क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, D क्या है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, वर्ग है तो वर्ग लगा देना। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का वर्ग, दो बार किलोग्राम लिखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल या पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखना। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एक समान घनत्व गोले के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। खोखला गोला यदि है तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होता है। तुल्यकारी उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है यह पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, 24 आवर्स, यह पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी कक्षा से ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर होती है। ये अलग अलग ऊंचाई होती है, लगभग 1000 किलोमीटर होती है। खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्यमान बाह्य स्थिर बिंदु खोले गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, क्योंकि शून्य होता है उस पर बल नहीं लगेगा।
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो सूत्र होता है F/m होता है, ध्यान रखना। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा बल का न्यूटन होता है, न्यूटन, और द्रव्यमान का किलोग्राम, यानी न्यूटन बटे किलोग्राम, न्यूटन अपान किलो, ये बट अपान में कर लो, न्यूटन अपान किलोग्राम, ये सही आंसर आ जाएगा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है। देखो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर -jmm अपान r, ये होता है। यदि r का मान इंफिनिटी रख देते तो U का मान 0 हो जाएगा। r का मान यदि इंफिनिटी रख देते हैं अनंत पर, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान अनंत पर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यदि r का मान इंफिनिटी रखा तो ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो ये आंसर पृथ्वी की सतह पर 0 नहीं होती, ध्यान रखना, अनंत पे 0 होती है। इस ऑप्शन को ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पृथ्वी की सतह को हम 0 मान लेते हैं, लेकिन अनंत पर 0 होती है। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है पिंड के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि पलायन वेग के सूत्र में ये दोनों चीजें आती हैं, और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, ये दोनों चीजें आती है, ऊंचाई और द्रव्यमान दोनों आती है। तो इसमें दोनों सही ऑप्शन है। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवर्ती कक्षा में कर रहा है, तो इनमें से कौन सी राशि संरक्षित रहती है या नियत रहती है? देखो ये केपलर के नियम पर आधारित है प्रश्न, इसमें कोणीय संवेग हमेशा नियत होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। इसको प्रतिबल कर लेना, प्रतिबल, स्ट्रेस। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास में हो तो द्रव को, देखो इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक के बाहर चली जाती वस्तु तो उसको हम बोलते हैं भंगुर, क्योंकि प्लास्टिक का व्यवहार भी खत्म हो जाता है। पहला प्रत्यास्थ होता, फिर प्लास्टिक होता, फिर भंगुर हो जाता है। तो ये जो दोनों बिंदु यदि पास पास में होते तो वस्तु जो होती है वो भंगुर की तरह व्यवहार करने लगती है, उसको हम भंगुर पदार्थ बोलते हैं। हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के नियम पर आधारित होती है, ये हमने पढ़ा था, पास्कल का नियम। द्रव चालित लिफ्टर, चक्रण करते हुए गतिशील गेंद पर कार्यरत गति उत्पाद को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। ये जब आप बर्नौली प्रमेय पढ़ोगे तो उसमें आएगा मैग्नस प्रभाव। वायु भी घूमती जाती है जब बाल के साथ, इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव के नाम से जानते हैं। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण का मान 8 डिग्री होता है, ध्यान रखना। शुद्ध जल पानी, इसके लिए कांच के लिए। और यदि अपन चांदी और पानी की बात करते हैं तो 90 डिग्री होता है चांदी और पानी के लिए, एजी और वाटर के लिए, पानी के लिए, ध्यान रखना। पारे के लिए लगभग 138 डिग्री के लगभग होता है, 138 डिग्री पारा और पानी, इसके लिए कांच के लिए, कांच और पारा के लिए, ये एंगल ध्यान रखना। शान बल का सूत्र जो स्टोक का नियम होता है, इसके अनुसार शान बल का मान 6 पाई ईटा आर वी होता है, ये स्टोक का नियम होता है। उसने स्टोक नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था शान बल से संबंधित, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा श्यानता गुणांक, आर गोले की त्रिज्या और वी उसका वेग होता है, इसको हम अंत्यवेग या सीमांत वेग भी कहते हैं। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता, देखो श्यानता क्या होती है? टक्कर होती है, अणु टकराते हैं। जब तापमान बढ़ाएंगे तो अणु ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे मतलब उसकी श्यानता बढ़ती है। और ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, ये इसमें ससंजक बल के कारण से श्यानता होती है। जब अपन गर्म करते हैं तो अणु दूर दूर हो जाए, ससंजक बल का मान कम हो जाता है, तो ससंजक बल का मान कम हो जाएगा तो श्यानता भी कम हो जाएगी, घटती है द्रव की, ध्यान रखना। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, डिटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहलाती है अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। ऊष्मा चालकता का ऐसा है मात्रक, तो चालकता का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, Q इंटू डी अपान, जो अपान में लिखेंगे अपन A θ1 माइनस θ2 इंटू टी, ये ऊष्मा चालकता का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र से इसका मात्रक हम निकालेंगे। ऊष्मा का जूल, दूरी का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, ताप का केल्विन और समय का सेकंड। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या आएगा? जूल अपान मीटर केल्विन सेकंड, इसका ऐसा है मात्रक। व्यवहारिक मात्रक केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक आ जाएगा जूल अपान मीटर केल्विन सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है तन्य पदार्थ कहलाते हैं। तन्य, पेंसिल, तन्य पदार्थ।
तन्य कहलाते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में से सर्वाधिक धातु पदार्थ है, प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो प्रत्यास्थ पदार्थ जो होता है वो हमारे पास इस्पात होता है, ध्यान रखना इस्पात। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सर्वाधिक होगा। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। यदि आयतन बढ़ा हो तो गलनांक भी बढ़ जाएगा दाब बढ़ाने पर। श्यानता का गुणांक मात्रक ट्वाइस होता है। हमारे पास में नेक्स्ट दे रखा है, दो विभिन्न आकार के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्णतः गोल होता है? तो गोल वाला जो बुलबुला होता है वो छोटा गोल बुलबुला होगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण से उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास में है ऊष्मागतिकी। रुद्धोष्म प्रसारण इकाई की कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना। निश्चित ताप दाब पर आयतन वक्र को कहते हैं, इसको हम समतापी वक्र बोलते हैं, समतापी वक्र बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र होता है Q बराबर ms डेल्टा T। S विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे Q/m इंटू डेल्टा T। Q जो होता है ऊष्मा होती है, इसका मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का तापमान का केल्विन। तो इसका मात्रक क्या लगेगा? जूल बटे किलोग्राम केल्विन। मेयर समीकरण में पढ़ा था Cp माइनस Cv इक्वल टू R गैस नियतांक कहलाता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा। 1 कैलोरी किसको कहते हैं? कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मागति का शून्यवा नियम। अब शून्यवा नियम में क्या होता है कि यदि मान लो दो निकाय हमारे पास ये दो निकाय है ए और बी, है ना, ये बीच में दीवार होती है। ये तीसरा निकाय मान लो सी है, ए और बी, ये दो निकाय है और ये तीसरा निकाय है सी। यदि ये दो निकाय अलग अलग तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, ए और बी क्या है? अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में। ये चालक दीवार होती है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं दोनों। ये इसके साथ ऊष्मीय संतुलन में, ये इसके साथ ऊष्मीय संतुलन। यदि दो चालक या दो पदार्थ यदि किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो वे दो भी आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे, मतलब इसमें भी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। ये हमारे पास शून्यवा नियम कहलाता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसको कहेंगे? कि 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कोई गैस है हमारे पास 1 मोल, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा की मात्रा को हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा की मात्रा को मोलर ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मागतीय अवस्था में चरों से संबंध बताने वाला समीकरण। अब इसमें दो समीकरण हमारे पास, एक तो पीवी इक्वल टू RT nRT, एक तो समीकरण ये है जो आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, और एक होता वान डेर वाल का समीकरण P प्लस A बटे V का वर्ग V माइनस B इक्वल टू RT। ये दो समीकरण होते हैं जो ऊष्मागतीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये गैस समीकरण कहलाता है, आदर्श गैस समीकरण जो आदर्श गैस के लिए लागू होता है, और ये सभी गैसों के लिए लागू होगा। P प्लस A बटे V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। इसको वान डेर वाल समीकरण भी कहते हैं, वान डेर वाल समीकरण। यानी इसमें P, V और T ये 3 फंक्शन होते हैं समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। चक्रीय प्रक्रम किसको कहते हैं? जो घूम के वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, तो उसमें किसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था डेल्टा W बराबर, जो हमारे पास में अवशोषित ऊष्मा डेल्टा Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये सूत्र होता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, ये तो सही है। फिर अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। यदि 0 हो जाएगा, ये अवशोषित ऊष्मा और ये किया गया कार्य दोनों बराबर होती है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी A और B दोनों
सही है कथन। अगला हमारे पास में है कि संबंध पी वी की घात गामा इक्वल टू आर। तो आर क्या प्रदर्शित करता है? आर जो होता है दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है जिसको हम गामा कहते हैं, आर नहीं कहते। सीपी बटे सीवी ये गामा होता है, यहाँ ध्यान रखना, ये गामा है। गामा जो होता है सीपी बटे सीवी, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात होता है उसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट हमारे पास में निम्न में से किस पदार्थ की ऊष्मा धारिता अधिक होगी? देखो सबसे अधिक ऊष्मा जो धारिता होती है वो चांदी की होती है, उसके बाद तांबे की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर कार्बन की। तो चांदी सबसे ज्यादा ऊष्मा धारिता वाला पदार्थ होता है। लास्ट है सेकंड दोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड। किसी तरंग का आयाम समय पर निर्भर करता है क्योंकि y इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है, विस्थापन साइन ओमेगा, सॉरी इसमें जो आयाम पूछ रखा है विस्थापन नहीं पूछ रखा। तो आयाम किसको कहते हैं? विस्थापन का अधिकतम मान। ये विस्थापन का जो अधिकतम मान होता है ये आयाम कहलाता है। ये हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, यानी समय पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, यदि विस्थापन पूछते हैं तो वो समय पर निर्भर करेगा। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बाह्य आवर्ती बल के अधीन दोलन को हम प्रणोदित दोलन बोलते हैं, डैम्प प्रणोदित दोलन कहते हैं। आपतित तथा परावर्तित तरंगों के बीच कलांतर होता है। जैसे मान लो कि आपतित हो रही है, ये आपतित तरंग है और टकरा के वापस आते हैं तो उसको परावर्तित बोलते हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, यानी 180 डिग्री का कलांतर, यानी पाई का कलांतर कह सकते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री। प्रगामी तरंगों की चाल का सूत्र होता है v इक्वल टू एन लेमड़ा। एन आवृत्ति होती है, इसका उल्टा आवर्तकाल होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा लेमड़ा बटे टी, लेमड़ा बटे टी। अब इसमें लेमड़ा बटे टी नहीं दिया तो इसको लेमड़ा बटे टी कर लो, लेमड़ा अपॉन टी, ये सही आंसर हो जाएगा, इसको गलत कर दो, लेमड़ा अपॉन टी। किसी डोरी में तनाव बढ़ाने पर तरंग की चाल, तनाव का सूत्र होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। तो तनाव बढ़ाएंगे तो चाल भी बढ़ेगी, चाल भी बढ़ती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद गैस में, द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। जिनमें से सरल आवर्त गति नहीं है। सरल आवर्त गति जो होती है वृत्ति गति, सरल आवर्त गति नहीं होती है, बाकी सभी आवर्त गति होती है, ध्यान रखना। और लास्ट में हमारे पास देखा निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है। अब सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता तो हम कैसे पता लगाएं? तो आपने सरल आवर्त गति का जो समीकरण पढ़ा था कौन सा? d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये हमारे पास सरल आवर्त गति का समीकरण। क्या करना? इनको y मान लेना सबको, ये y है, ये y है, ये y है। डबल समाकलन करना सभी का, इसका भी, इसका भी, इसका 2 बार अवकलन, सॉरी समाकलन नहीं, इंटीग्रल नहीं, डिफरेंशियल करना, 2 बार इंटीग्रल करना। और यदि ओमेगा स्क्वायर y के इक्वल टू आ जाता है तो सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेगी। और यदि मान ओमेगा स्क्वायर y नहीं आता है तो सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो इसमें सही आप गलत ये आएगा कि प्रदर्शित नहीं करेगी। इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर y या माइनस ओमेगा स्क्वायर y प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बनाएंगे। सारे जो एनसीईआरटी के साथ में एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन आंसर है उसके सारे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन का वीडियो बनाया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।